नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सोचना तेज और धीमी किताब के दूसरे भाग के पहले अध्याय की छोटी संख्याओं का नियम। अब सोचिए, आप किसी छोटे गांव में जाते हैं जहां 5 बच्चे हैं और उनमें से 4 लड़के हैं। आप क्या सोचते हैं कि शायद पूरे गांव में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है? यहीं से शुरू होती है इंसानी सोच की एक दिलचस्प गड़बड़ी। हम छोटे डेटा के आधार पर बड़ा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हमारे दिमाग को लगता है कि जो छोटा सैंपल दिख रहा है वही पूरी सच्चाई है। मान लीजिए, आप एक सिक्का उछालते हैं सिर्फ 4 बार और वो हर बार हेड आता है। क्या इसका मतलब यह है कि वो सिक्का हेड की ओर झुका हुआ है? शायद नहीं। लेकिन आपका दिमाग कहता है, अरे ये तो हेड वाला सिक्का है। इस सोच के पीछे है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, यानी छोटी संख्याओं का नियम। असल में छोटा सैंपल बहुत ज्यादा बदलाव दिखाता है, उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, और फिर भी हमारा दिमाग इसे उतना ही भरोसेमंद मानता है जितना किसी बड़े डेटा को। कहानमन और टवर्स्की ने दिखाया कि लोग, यहां तक कि वैज्ञानिक भी, इस गलती में फंसते हैं। एक रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि लोग ये मानते हैं कि छोटे सैंपल से भी हम बड़े निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब सोचिए, अगर आपने 3 लोगों से पूछ लिया कि कौन सी मूवी अच्छी है और उन्होंने कहा, अरे वो हॉरर वाली, तो आप समझ जाते हैं अब तो हॉरर ही देखनी है। लेकिन क्या 3 लोगों की पसंद पूरी दुनिया की राय हो सकती है? यही तो है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स की चाल। हम सोचते हैं कि हर छोटा नमूना भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी किसी बड़ी आबादी का सही प्रतिबिंब। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। छोटे सैंपल्स में बहुत ज्यादा चांस है कि वो एक्सट्रीम रिजल्ट दिखाएं, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। बड़े सैंपल में ये असर कम होता है, वहां चीजें एक औसत के पास टिकती हैं। दिक्कत तब होती है जब हम इस गलती को नहीं पहचानते। हम ये मान बैठते हैं कि कोई एक अनुभव, कोई एक ऑब्जर्वेशन ही फाइनल ट्रूथ है। गलत निष्कर्ष, गलत निर्णय। और यही हमें गलत निर्णयों की ओर ले जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, शिक्षा हो या रिश्ते। एन तो अगली बार जब आप सिर्फ 2 से 4 उदाहरण देखकर कोई फैसला लें, एक बार सोचिएगा, क्या ये डेटा काफी है, या कहीं हमारा दिमाग फिर से हमें ट्रिक तो नहीं कर रहा? इस तरह की और गहराई वाली समझ के लिए जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंकरिंग इफेक्ट की। ध्यान रखिए, हर छोटी बात बड़ी नहीं होती। धन्यवाद। अध्याय 11, एंकर, हिंदी। शीर्षक, आपका दिमाग भी एंकर से बंधा है? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ताजमहल की ऊंचाई 500 फीट से ज्यादा है या कम, और फिर पूछूं, बताइए कितनी होगी? आप सोचेंगे, हम शायद 480 या 520। लेकिन जरा ठहरिए, मैंने वो 500 क्यों बोला था? बस ऐसे ही आपके दिमाग में एंकर डाल दिया और आपने उसी के आसपास सोच लिया। कहानमन साहब कहते हैं, एंकरिंग का मतलब होता है आपका दिमाग उस पहली संख्या या सूचना के जाल में फंस जाता है। अब चाहे वो सही हो या झूठ, फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, ये पैंट कितने की? 2,500 रुपए। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 1,200 दे देता हूं। लेकिन आपने 1,200 क्यों कहा? क्योंकि दुकानदार ने 1,500 बोलकर एंकर डाल दिया। आपका दिमाग कह रहा था, भाई कुछ तो 2,500 जैसा बोलना पड़ेगा, वरना शर्म आ जाएगी। मतलब ये कि हम सोचते नहीं हैं, सोच में घुसा दिया जाता है। अगर कोई कह दे इस मकान की कीमत 3 करोड़ होगी, आपका दिमाग मान लेगा कि यह महंगा मकान है, भले ही सच्चाई ये हो कि वो आधे में भी ना बिके। यानी आपको मूर्ख बनाने के लिए सामने वाले को बस एक बड़ी बात कहनी होती है। बस आपका दिमाग उस बड़े दावे के आसपास ही डोलता रहेगा, जैसे पतंग डोलती है अंधेरी छतों के ऊपर। अब इस एंकरिंग का वैज्ञानिक नाम है एंकरिंग इफेक्ट, टवर्स्की। और कहानमन ने दिखाया कि जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं तो हम पहली जानकारी के आसपास अनुमान लगाने लगते हैं, भले ही वो जानकारी पूरी तरह बकवास क्यों ना हो। मतलब अगर कोई नेता बोल दे कि जीडीपी 10 गुना बढ़ गई, तो लोग सोचते हैं, अरे वाकई कुछ तो हुआ होगा। और फिर उनका दिमाग कहता है, चलो वोट दे दो, देश बदल रहा है। और सिर्फ देश या नेता नहीं, ये गलती हम घर में भी करते हैं।
जब किसी दोस्त ने बताया कि वो दिन भर 8 घंटे पढ़ता है तो आप अपने 3 घंटे को कम मानने लगते हैं, जबकि शायद वो 8 घंटे सिर्फ किताब खोलकर बैठा था, पढ़ा कुछ नहीं। नैरेटर सीधे दिल से। एंकरिंग हमें भ्रम में डालती है। हम अपने ही फैसलों पर अन्याय करते हैं क्योंकि हमने पहले सुनी बात को सच मान लिया। तो अगली बार जब कोई बोले 5 लाख तो आम बात है इस कोर्स के लिए, या बोले ये लैपटॉप तो 90,000 का है, तो थोड़ा रुकिए, अपना खुद का एंकर बनाइए, क्योंकि अगर एंकर दूसरे ने डाला तो नाव आपकी डूबेगी। क्या आपने कभी किसी एंकरिंग ट्रिक में फंसे हो? कमेंट में बताइए। और अगला चैप्टर जल्द ला रहे हैं, उपलब्धता का विज्ञान। बहुत बढ़िया। चलिए अब करते हैं अध्याय 12, उपलब्धता का विज्ञान का यूट्यूब स्टाइल स्क्रिप्ट, सीधी भाषा, चुटीला अंदाज और हमारी जनता की सोच के लहजे में। अध्याय 12, उपलब्धता का विज्ञान। शीर्षक, जो दिखता है वही बिकता है और दिमाग भी उसी पर टिकता है। हम सब सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सोच समझकर सोचते हैं, लेकिन क्या सच में? मालूम है, अगर अभी कोई न्यूज़ चैनल पर बोले कि कल एक विमान हादसा हुआ, तो आज अगर मैं आपसे पूछूं हवाई जहाज से सफर करना कितना सुरक्षित है, तो आप बोलेंगे भाई डर लगता है, रोज क्रैश हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या वो डर आंकड़ों से आ रहा है या उस एक ताजा खबर से? मान लीजिए आपने 2 दिन पहले किसी दोस्त से सुना कि उसका मोबाइल चोरी हो गया। अब आप मार्केट जाते हैं तो जेब बार बार चेक करते हो। क्यों? क्योंकि मोबाइल चोरी वाला केस अब आपके दिमाग में मौजूद है। नैरेटर हंसते हुए, ये आपका दिमाग है जनाब, वो लॉजिक नहीं ढूंढता, वो लेटेस्ट गप ढूंढता है। इस अध्याय में कहानमन और टवर्स्की ने यही दिखाया कि लोग सोचते हैं कि उनकी राय तर्क से बनती है, पर असल में वो बनी होती है याददाश्त की ताजगी से। उदाहरण बहुत सारे। क्या लोग मरते हैं भूकंप से ज्यादा या बिजली गिरने से? आप कहेंगे भूकंप, लेकिन आंकड़े कहते हैं बिजली ज्यादा मारती है। फर्क कहां आया? क्योंकि न्यूज में भूकंप बड़ी खबर बनती है, बिजली नहीं। क्या आतंकवाद बड़ा खतरा है या दिल की बीमारी? जवाब है दिल की बीमारी। लेकिन डर किससे लगता है? आतंकवाद से, क्योंकि वो दिखता है, धड़कता, धमकता है, डराता है। तो पूछिए अपने आप से, क्या आप सच जानते हैं या बस वो जानते हैं जो आसपास शोर कर रहा है? मीडिया भी ये खेल खेलता है। आपको जो दिखाया जाएगा वही आपको सच लगेगा और धीरे धीरे आपका दिमाग सोचने लगेगा दुनिया बहुत खतरनाक है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कह रहे होंगे। हमारा मस्तिष्क उपलब्धता को सच्चाई समझ लेता है। जैसे कोई लड़का बोले, मुझे तो सब लड़कियां धोखा देती हैं। पूछो कितनों से बात की? बोले 2। भाई 2 उदाहरण से तुमने पूरी जनसंख्या पर राय बना दी। उपलब्धता अनुमान, जो याद आता है वही सच लगता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग बोले यार सब रिश्ता तोड़ देते हैं, सब लोग धोखेबाज हैं, या बोले हर जगह क्राइम ही क्राइम है, तो थोड़ी देर रुकिए और पूछिए, ये मेरी सोच है या मीडिया की? नरेटर, आपके दिमाग का सिस्टम एक बहुत तेज है, लेकिन वह आपको भावनाओं के हवाले कर देता है। समझदारी यही है कि हम सिस्टम 2 को थोड़ा और एक्टिव करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भावना, उपलब्धता और जोखिम की, यानी डर बेचने का धंधा कैसे चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए और सोचिए थोड़ा धीमे। अध्याय 13, भावना, उपलब्धता और जोखिम। शीर्षक, जहां डर है वहां जोखिम भी है, भावना का खदा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्याय 13 की, जिसका नाम है भावना, उपलब्धता और जोखिम। इस अध्याय में कहानमन और टवर्स्की बताते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं, जो हमारे दिमाग में उपलब्ध ताजा यादों से निकलती हैं, हमारे जोखिम के आकलन को प्रभावित कर देती हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी जोखिम को लेकर आपका दिल जोर से धड़कता है, भले ही आंकड़े कुछ और ही कहते हों? मान लीजिए आपने हाल ही में किसी बड़े हादसे की खबर देखी। उस खबर ने आपके दिमाग में एक स्पष्ट उपलब्धता छाप छोड़ दी। अब जब आप सोचते हैं कि हवाई जहाज से सफर करना कितना खतरनाक है, तो वह वही खबर आपके दिमाग में घूमती है और आप जोखिम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। अच्छा,
जब दिल में डर बैठ जाता है तो सारा रास्ता वो डर ही दिखने लगता है। मानो कोई कहता हो, तेज हवा चल रही है, कहीं आपातकालीन उतराई हो जाए। तभी आप सोचते हैं कि बाप रे, हर उड़ान खतरे से खाली है। लेकिन असल में आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्रा होती है। यहां फर्क पड़ता है हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया का। जब मीडिया या हमारे आसपास का वातावरण हमें लगातार डराने वाले उदाहरण देता है, तो हमारी याददाश्त तो उसी उपलब्धता के जाल में फंस जाती है और उस उपलब्धता की वजह से हम जोखिम को बहुत अधिक आंकने लगते हैं। स्क्रीन पर एक व्यक्ति चिंतित मुद्रा में बैठा है और उसके दिमाग में खबर के विजुअल इमेजेस घूम रही हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो सीखने योग्य बात है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो ताजा दिखता है वही सच नहीं होता। हमारे दिल और दिमाग में बस पिछले कुछ दिनों की घटना की चमक हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि लंबी अवधि में स्थिति कुछ और ही होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लगातार यह बताया जाए कि हर रोज कोई दुर्घटना हो रही है, तो आप अपने घर से निकलते ही लॉक करना शुरू कर देंगे या बिना वजह के तनाव में जीने लगेंगे। पर आंकड़े दिखाते हैं कि वास्तव में दुर्घटनाओं का जोखिम बहुत कम है। यह हमारे मन की गलती है। जब उपलब्धता के आधार पर जोखिम की गणना करते हैं, तो अगली बार जब आपका दिमाग बोले यह बहुत खतरनाक है, यह जोखिम लापरवाही से छिपे हुए हैं, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए, क्या ये मेरे ताजे अनुभव की वजह से है या असलियत में जोखिम कुछ और है। स्क्रीन धीरे धीरे टेक्स्ट प्रकट करती है, सोच समझकर फैसले लें। दोस्तों, यही है भावना, उपलब्धता और जोखिम का खेल। यह समझिए कि हमारा दिल तो अक्सर डर के साजिशों में फंस जाता है, लेकिन हमें आंकड़ों की जमीनी हकीकत को अपनाने की जरूरत है। इसलिए अगली बार जब भी आपकी यादों का झोंका आए, तो अपने आप से पूछें, क्या यह सच में जोखिम दिखाता है या सिर्फ एक याद की चमक। दोस्तों, हमें अपने फैसलों में संतुलन लाना सीखना चाहिए। हमारा दिमाग तेज है, पर उसकी भावनाएं अक्सर हमें भटका देती हैं। तो आइए मिलकर सिस्टम 2 को थोड़ा सशक्त करें और समझदारी से निर्णय लें। स्क्रीन पर अंत में लिखा आता है, सोच बदलो, जोखिम का अंदाज बदलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तकनीकी भाषा में जोखिम का विश्लेषण, जो आपको एक नई दिशा देगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। अध्याय 14, टॉम डब्ल्यू की विशेषता। शीर्षक, जब दिमाग कहानी पसंद करता है, आंकड़ों की नहीं। नमस्कार साथियों, आज हम सोचना तेज और धीमा के उस अध्याय पर बात कर रहे हैं जहां आपका दिमाग तर्क नहीं, कहानी पर भरोसा करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, नाम है टॉम डब्ल्यू। एक मनोवैज्ञानिक ने उसका संक्षिप्त व्यक्तित्व विवरण दिया। वो शर्मीला है, अंतर्मुखी है, लोगों से बहुत ज्यादा मेलजोल नहीं करता, किताबें पसंद करता है, तार्किक बातें करता है और सुनने में थोड़ा नीरस भी लग सकता है। अब सवाल यह है, टॉम डब्ल्यू के किस पेशे में होने की संभावना ज्यादा है? का लाइब्रेरियन, ख किसान। देखा, सबने कह दिया लाइब्रेरियन ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व उस स्टीरियोटाइप से मेल खाता है जो हम एक किताबों वाले शांत इंसान के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आपने आंकड़ों के बारे में सोचा? यही है इस अध्याय की असली बात। हम कहानी पर यकीन कर लेते हैं, पर बेस रेट यानी वास्तविक आंकड़ों को नजरअंदाज कर देते हैं। नरेटर, इसका मतलब यह है कि किसान बनने की संभावना कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारा दिमाग कहता है नहीं नहीं, उसकी पर्सनैलिटी तो लाइब्रेरियन जैसी है। यहां हम एक समानता आधारित अनुमान लगाते हैं, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। यानी हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जैसा दिखता है या जैसा लगता है, वो वही होगा, बिना आंकड़े देखे। नरेटर, अब जरा सोचिए, यही गलती हम हर दिन करते हैं। अगर कोई सूट बूट में है, अच्छे अंग्रेजी में बात करता है, तो हम मान लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, सफल है। लेकिन क्या सिर्फ प्रेजेंटेशन ही पर्सनैलिटी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नेता का भाषण सुनकर लोग मान लेते हैं, भाई ये तो देश बदल देगा, और उसके पुराने रिकॉर्ड या ग्राउंड लेवल डेटा उसे कोई नहीं पूछता। नरेटर,
कहानमन और टवर्स्की ने दिखाया कि हमारा दिमाग संभावना की तुलना में कहानी में ज्यादा विश्वास करता है। हम लॉजिक नहीं, लुक्स और लेबल पर यकीन करते हैं। नरेटर: तो जब भी अगली बार कोई टॉम डब्ल्यू आपके सामने आए या कोई भी व्यक्ति जो किसी स्टीरियोटाइप से मिलता जुलता लगे, थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या यह सच में वैसा है या बस मेरे दिमाग ने एक कहानी बना ली है? नारेटर: क्योंकि सही सोच वो होती है जो आंकड़ों से भागती नहीं, बल्कि कहानी से उठकर वास्तविकता को पहचानती है। दोस्तों, अगला अध्याय और भी ज्यादा दिलचस्प है, जहां हम जानेंगे कि कम ही अधिक क्यों होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मिलते हैं। अध्याय 15, लिंडा, कम ही अधिक है। शीर्षक: कहानी में ट्विस्ट अच्छा लगता है, लेकिन सच नहीं बदलता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोचना, तेज और धीमी के उस अध्याय की जहां इंसानी दिमाग एक जबरदस्त जाल में फंसता है, एक ऐसा जाल जिसे हम समझते हैं तर्क, लेकिन वो होता है भावना और कहानी का सम्मोहन। आज का विषय है लिंडा कम ही अधिक है। अब ध्यान से सुनिए। लिंडा 31 साल की है। वह होशियार है, अपने विचारों को लेकर स्पष्ट है और कॉलेज के दिनों में दर्शन शास्त्र पढ़ती थी। उसे सामाजिक न्याय के मुद्दों की गहरी चिंता है और वह भेदभाव के खिलाफ अभियान में सक्रिय रही है। अब सवाल यह है, नीचे दिए गए दो विकल्पों में से कौन ज्यादा संभावित है? ए, लिंडा एक बैंक में काम करती है। बी, लिंडा एक बैंक में काम करती है और नारीवादी आंदोलनों में सक्रिय है। देखा, यही है वो गड़बड़ जो हम सब करते हैं। हम सोचते हैं, बिल्कुल, वो तो वैसे ही लगती है, नारीवादी टाइप। लेकिन रुकिए, गणित क्या कहता है? विकल्प ए कहता है कि लिंडा बैंक में काम करती है। विकल्प बी कहता है कि वह बैंक में काम करती है और नारीवादी है। अब बताइए, कौन ज्यादा संभावित है? केवल ए, क्योंकि बी में ए भी शामिल है, लेकिन उसमें एक और शर्त जुड़ी हुई है। यहां हम एक बहुत सामान्य सोच की गलती करते हैं, जिसे कहते हैं कंजंक्शन फैलेसी। हम जब भी कोई डिटेल पाते हैं जो हमारे बनाए गए किरदार से मेल खाती है, तो हम उसे और भी ज्यादा सच मानने लगते हैं, भले ही उसकी संभावना घट जाती हो। यानी हम सोचते हैं कि जितना स्पेसिफिक कोई बात है, वो उतनी ही एक्यूरेट होगी। लेकिन गणित कहता है, जितना विवरण जोड़ोगे, उतनी संभावना घटेगी। राजेश क्रिकेट खेलता है। राजेश क्रिकेट खेलता है और हर रविवार को साइकिल भी चलाता है। आपका दिमाग कहेगा, हां, दूसरा वाला ज्यादा सही लगता है। लेकिन सच, पहला वाला हमेशा ज्यादा संभावित है। कहानमन कहते हैं कि हम तर्क से नहीं सोचते, हम कहानी से सोचते हैं। और जब कोई कहानी हमारे मन में बनी हुई छवि से मेल खाती है, तो हम उसे लॉजिक से भी ऊपर रख देते हैं। पर सोचिए, जब हम अपने रिश्तों में, अपने काम में या अपने समाज के निर्णयों में भी यही गलती दोहराते हैं, तो हम अक्सर सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं। हम विश्वास करते हैं उस चीज पर जो ठीक लगती है, ना कि जो तथ्य के अनुसार सटीक है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, हम जितनी ज्यादा कहानी जोड़ते हैं, सच्चाई उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले, ये इंसान ऐसा है क्योंकि वो ये भी करता है और वो भी करता है, तो जरा सोचिए, क्या वो विवरण सिर्फ कहानी को फिट करने के लिए है या वाकई कुछ बढ़ा रहा है? कम को समझो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है सच्चे सोचने की। अगले अध्याय में बात करेंगे कारण बनाम आंकड़े, जहां दिल कहता है इसका कारण है और दिमाग कहता है रुको जरा, आंकड़े भी देख लो। मिलते हैं अगली बार अगले अध्याय में। कल लाता हूं अध्याय 16, कारण ट्रम्प्स सांख्यिकी। शीर्षक: कहानी दिल को भांति है, आंकड़े दिमाग को, लेकिन जीत किसकी होती है? नमस्कार साथियों, आज हम सोचना, तेज और धीमी के उस अध्याय की बात करने जा रहे हैं जहां सच्चाई है आंकड़ों की, पर दिल जीत लेती है कहानी। जी हां, आज का अध्याय है कारण ट्रम्प्स सांख्यिकी। आप किस पर यकीन करेंगे, किसी डेटा रिपोर्ट पर या किसी जिंदा कहानी पर? कल्पना कीजिए, आपको बताया जाए कि किसी स्कूल में 90% बच्चे पास होते हैं। आप कहेंगे, अच्छा स्कूल है। लेकिन अगर कोई बोले
इस स्कूल में एक बच्चा है राजू, जो पहले कभी स्कूल नहीं गया था, अब वो टॉप कर रहा है। उसकी माँ उसे सुबह 4 बजे उठाकर पढ़ाती है। बस, आप भावुक हो गए। अब आपके लिए वो स्कूल सिर्फ अच्छा नहीं, प्रेरणादायक है। यही है इंसानी दिमाग की खूबी और कमजोरी भी। हम आंकड़ों से कम, कारणों और कहानियों से ज्यादा जुड़ते हैं। हमें प्रतिशत नहीं छूते, पर इंसानी संघर्ष और भावनात्मक घटनाएं सीधे दिल में उतर जाती हैं। नरेटर: जब भी हम किसी कारण या स्पष्टीकरण से रूबरू होते हैं, हम आंकड़ों को भूल जाते हैं। इसे कहते हैं बेस रेट नेग्लेक्ट, यानी मूल आंकड़ों की उपेक्षा। कहानमन और टवर्स्की ने दिखाया कि अगर आप लोगों को कोई डाटा दें, तो वो उसे तब तक नहीं मानते जब तक उसमें कोई कारण न हो। मतलब, आप बोलिए 40% लोग तनाव से पीड़ित हैं, लोग कहेंगे अच्छा। लेकिन अगर आप कहें आजकल लोग घर ऑफिस का संतुलन नहीं बना पाते, इसीलिए तनाव बढ़ रहा है, तो वो कहेंगे हां, सही बात है। यानी सच वही लगता है जिसके पीछे कहानी हो। अब जरा सोचिए, यही ट्रिक राजनीति, विज्ञापन और मीडिया में कैसे इस्तेमाल होती है। आपको आंकड़े कम दिखाए जाते हैं और कहानियां ज्यादा सुनाई जाती हैं, ताकि आपका दिमाग डेटा को नहीं, भावना को पकड़े। डेटा, डेटा। साथी लोगों को पानी की दिक्कत है। कहानी: सीमा नाम की महिला रोज 5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती है। इसमें कोई बुराई नहीं कि हम कहानियों से जुड़ते हैं, असल में यही हमें इंसान बनाता है। पर दिक्कत तब है जब हम कहानियों की वजह से सच्चाई को नजरअंदाज करने लगते हैं। तो इस अध्याय की सीख क्या है? अगर आप वाकई समझदार निर्णय लेना चाहते हैं, तो कहानी सुनिए, लेकिन आंकड़ों को देखे बिना विश्वास मत करिए, क्योंकि कारण आपको बहा सकता है और आंकड़ा आपको बचा सकता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट: संवेदना और समझ दोनों साथ चलें, तभी साफ होगी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे माध्य की ओर प्रतिगमन, यानी जब चीजें अचानक खराब या बेहतरीन लगती हैं, पर फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाती हैं। मिलते हैं अगली बार, जहां हम समझेंगे असाधारण के पीछे छिपा सामान्य। अध्याय 17: माध्य की ओर प्रतिगमन। शीर्षक: जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, और यही है सामान्य। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक नियम की जो सुनने में गणितीय लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। इस अध्याय का नाम है माध्य की ओर प्रतिगमन, या अंग्रेजी में कहें रिग्रेशन टू द मीन। अब नाम भारी लग रहा है ना? लेकिन घबराइए नहीं, इसका मतलब उतना ही सिंपल है जितना कि सुबह की चाय के बाद ठंडा पानी। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा एक दिन परीक्षा में बहुत ज्यादा खराब नंबर लाता है। आप उसे डांट देते हैं। अगली बार वो बेहतर नंबर लाता है। अब आप सोचते हैं मेरी डांट का असर हुआ। या उल्टा, किसी खिलाड़ी ने एक मैच में शानदार प्रदर्शन किया, आपने उसे इनाम दिया, इंटरव्यू दिया। अगले मैच में वो औसत खेला, तो आप सोचते हैं शायद इनाम देने से उसका ध्यान भटक गया। दोनों ही मामलों में हम एक ही गलती कर रहे हैं। हम असाधारण घटना को कारण से जोड़ रहे हैं, जबकि वो प्राकृतिक रूप से फिर से सामान्य की ओर लौट रही होती है। कहानमन कहते हैं, जब भी कोई प्रदर्शन बहुत अच्छा या बहुत खराब होता है, तो अगली बार वो सामान्य के पास आने की संभावना ज्यादा होती है। इसे ही कहते हैं माध्य की ओर प्रतिगमन। हर असाधारण घटना में एक हिस्सा होता है किस्मत का, और किस्मत स्थायी नहीं होती। इसलिए अगली बार जब वह किस्मत का हिस्सा हटता है, तो नतीजा सामान्य दिखने लगता है। हम सोचते हैं हमारे इनाम, सजा, तारीफ या आलोचना से ही बदलाव आया है, लेकिन अक्सर सच्चाई होती है कोई बदलाव नहीं आया। बस गणित अपना काम कर रहा था। यह नियम हमें बहुत गहरी समझ देता है कि हमें किसी एक प्रदर्शन या घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ना तो जरूरत से ज्यादा इनाम देना चाहिए, और ना ही हर असफलता पर कठोरता दिखानी चाहिए। जब हम बार बार इंसानों का मूल्यांकन करते हैं, छात्रों के नंबर, खिलाड़ियों के स्कोर, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस, तो हमें याद रखना चाहिए हर असामान्यता स्थायी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत का कोई असर नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने निष्कर्षों में धैर्य और समझदारी रखनी चाहिए। कभी कभी कोई बुरा दिन सिर्फ बुरा दिन होता है। कोई चमत्कार सिर्फ एक लहर होती है जो फिर समंदर में समा जाती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कैसे हमारी तेज सोच, यानी इंट्यूइशन, भविष्यवाणियों में हमें धोखा देती है।
और कैसे हम उसे काबू कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। अध्याय 18, सहज भविष्यवाणियों को वश में करना। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो क्या वो सच में हमारे तर्क पर आधारित होता है, या फिर हमें यह निर्णय कैसे प्रस्तुत किया जाता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, और ये एक तरह से उस देविल की किताब जैसा है जिसमें असलियत से ज्यादा परवरिश और प्रस्तुति का खेल। कल मिलते हैं सिस्टम 1 को कैसे रोका जाए ताकि हम बेहतर निर्णय लें। अध्याय 18, चॉइसेस, वैल्यूज एंड फ्रेम्स। इस अध्याय में डैनियल कहनेमान हमें यह समझाते हैं कि हमारे निर्णयों का निर्माण केवल तर्क और तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि हमें विकल्प कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। कहनेमान ने इसे फ्रेमिंग इफेक्ट का नाम दिया है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि हम अपने विकल्पों को उनके प्रस्तुतिकरण के आधार पर तय करते हैं, न कि उनके वास्तविक अस्तित्व के आधार पर। फ्रेमिंग इफेक्ट। कहनेमान का मानना है कि हम जिस तरह से किसी निर्णय को देखते हैं वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस जानकारी को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर हमसे कहा जाए कि इस इलाज से 90% लोग बच जाते हैं, तो हमारी मानसिकता इसे सकारात्मक रूप में देखेगी। लेकिन अगर हमें यही जानकारी इस रूप में दी जाए कि इस इलाज में 10% लोग मर जाते हैं, तो हम अचानक इसे नकारात्मक रूप में देखने लगते हैं। यहां दोनों जानकारी एक ही तथ्य को दर्शा रही हैं, लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका पूरी तरह से हमारे निर्णय को प्रभावित करता है। संभावनाएं और मूल्यांकन। अब कहनेमान हमें यह भी बताते हैं कि हम जोखिम और लाभ को कैसे महसूस करते हैं। हम ज्यादातर समय संभावनाओं को सही तरीके से नहीं समझते। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें कोई जोखिम उठाने को कहा जाए तो हम छोटे जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि बड़े जोखिमों को हम अनदेखा कर देते हैं।